Good morning to all my online dear students. In the last class, we are discussing about types of galvanic cell. And in that portion, we have covered two types of cell, normal galvanic cell and second one is the concentration cell. तो जो हमें डिटेल डिस्कशन करना था वो हमें कंसंट्रेशन सेल के बारे में ही पढ़ना था. तो अगर उसको हम लोग 5 मिनट में देख ले कि क्या क्या हमने देखा था, तो हमने बेटा लास्ट क्लास में देखा था गैल्वेनिक सेल के टाइप्स देखे थे. गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के दो टाइप्स मैंने बताए थे आपको. पहले वाले को हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल या नॉर्मल सेल बोल सकते हैं, और सेकंड सेल वाज कंसंट्रेशन सेल. दूसरा वाला सेल कौन सा था, कंसंट्रेशन सेल. नॉर्मल सेल का मतलब क्या होता था, ऐसा सेल जिसके अंदर आपका एनोड और कैथोड हाफ सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोड से बनना चाहिए. मतलब इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो जो भी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है. तो नॉर्मल सेल की बात करो तो इसमें हम लोगों ने देखा था बेटा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट की बात करो, दोनों में से कुछ भी बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ईपी, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट होता है उसी को नॉर्मल सेल बोलते थे हम लोग. और इनमें हमने ये भी चीज देखा था कि जो एनोड हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के बने होते हैं, ये भी हमने देखा था. सही है. तो ये हमारा नॉर्मल सेल था जो हम लोग सिंपली पढ़ते हैं, है ना, जो सेल हम लोग बनाते हैं Zn SO4 Cu जो हमने नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बनाया था, और नॉर्मल सेल ही कहलाता है. और इस सेल की खासियत ये थी कि इनका E0 सेल जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलती है. हमारे लिए जो पढ़ने वाला टॉपिक था होता है कंसंट्रेशन सेल. और कंसंट्रेशन सेल में भी क्या बताया था मैंने बेटा, कंसंट्रेशन सेल में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट की बात करो, इज ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से होता था. डिफरेंस इन कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था. और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दो टाइप का हो सकता है. कंसंट्रेशन में डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट में भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड में भी हो सकता है. और इनके अगर बात किया जाए, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप. एनोड हाफ सेल अगर आपका मेटल मेटल आयन का है तो कैथोड हाफ सेल भी मेटल मेटल आयन का होना चाहिए. अगर आपका एनोड हाफ सेल गैस आयन का है तो कैथोड हाफ सेल भी गैस आयन का होना चाहिए. साथ ही साथ एज वेल एज ऑफ सेम सब्सटेंस भी होना चाहिए, एज वेल एज ऑफ सेम सब्सटेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना. अब इन तरीके के सेल का हमने बताया था मैंने आपको कि इन तरीके के सेल का E0 सेल जो होता है बेटा, ये ऑलवेज जीरो होगा. इस तरीके के सेल का E0 सेल हमेशा क्या होता है, जीरो. और नॉर्मल सेल का E0 सेल कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता. ठीक है. अब हमारा जो डिस्कशन का पार्ट था वो कंसंट्रेशन सेल ही था. हम लोग जो पढ़ने वाले थे डिटेल में वो कौन सा देखने वाले थे, कंसंट्रेशन सेल को. और कंसंट्रेशन सेल में बात करूं अगर मैं, तो कंसंट्रेशन सेल फर्दर दो टाइप का होता है, जिनमें हम लोगों ने पहला वाला देखा था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. तो इसे भी दो क्लास में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो हमने कल पढ़ा था. और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में भी मैंने बताया था, इसमें क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा किसके अंदर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन के अंदर. एनोड का इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग होगा, कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग होगा, उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा. ठीक है. इसमें भी हम लोगों ने देखा था बेटा, इसमें ए टाइप का मैंने बताया था जिसमें आपका मेटल आयन वाला सेल बनेगा, मेटल आयन सेल. मेटल आयन सेल का मतलब क्या, किस तरीके का सेल, जैसे आपका M प्लस एक्वस ऑब्लिक प्लस एन कर देता हूं इसे, M+N एक्वस ऑब्लिक M सॉलिड, यहां भी M सॉलिड. इस तरीके का सेल दिखाई देगा आपको, इस तरीके का. इसमें एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों सेम है, बस फर्क क्या रहेगा, इसका अगर कंसंट्रेशन C1 मोलर है तो इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर. तो इस कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इसका ई नॉट सेल कितना आएगा, 0 आएगा। और इस तरीके से सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बुलाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, इसके बारे में हमने डिटेल कर भी लिया था और इसका हमारा फॉर्मूला भी निकल के आया था बेटा। क्या फॉर्मूला आया था अपना, ई सेल कभी भी निकालना है तो आपका आंसर आएगा -0.059 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड ऊपर आ रहा था और नीचे क्या आ रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ध्यान है, मतलब ऊपर C1 आ जाएगा, नीचे C2, ये देखा था हमने। और ये सेल काम तभी करेगा, है ना, सेल विल वर्क व्हेन, कब काम करेगा, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ एनोड जो होगा बेटा, इट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से कम होना चाहिए, तभी ये सेल आपका काम करेगा। तो जस्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसी चीजों को, ठीक है ना। लास्ट क्लास में ये सब चीजें हमने देखी थी। और अगर बात किया जाए दूसरा टाइप, इसमें जो ये ए कैटेगरी का था, ठीक है, और बी कैटेगरी की बात करो तो बी कैटेगरी वाले सेल जो होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें गैस आयन वाला सेल बनेगा, गैस आयन सेल। और गैस आयन सेल की बात करो तो इसे कैसे दिखाओगे गैस आयन सेल को, तो गैस आयन सेल को दिखाने का तरीका किस तरीके से था, PtH2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन, यहां छूट गया था, डबल वर्टिकल लाइन आएगा यहां पे भी, यहां पे H प्लस एक्वस सिंगल लाइन PtH2। तो आप देख सकते हो इस सेल के अंदर भी दोनों तरफ क्या है, गैस आयन हाफ सेल है। पहला वाला भी गैस आयन हाफ सेल है, दूसरा वाला भी गैस आयन हाफ सेल है। ई नॉट सेल तो 0 ही आने वाला है। फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर C1 मोलर है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका C2 मोलर होगा। और इसके लिए हम लोगों ने कल फॉर्मूला निकाला था इस तरीके के सेल का। ई सेल का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, इस तरीके का सेल अगर गैस आयन वाला रहेगा, और ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट भी है आपका, इसके ई सेल का फॉर्मूला था 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। सही है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये सब कवर किया था हमने लास्ट क्लास में, चीजें जो जो देखी थी उन सबको मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे, ये सब देखा था हमने। और सेकंड टाइप का इसका जो सेल हमने अभी नहीं पढ़ा था वो हमारे लिए होगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सेकंड टाइप का जो सेल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो लास्ट क्लास में ये सब चीजें पढ़ी थी हमने, उसको मैंने समराइज कर दिया पूरा अच्छे से आपको डिटेल में कि क्या क्या चीजें देखी थी। ध्यान रखना, गैस आयन सेल इंपॉर्टेंट सेल है, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन गैस आयन सेल के ऊपर आते हैं। और ई सेल का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। और हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर किया था। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या बनेगा, इसमें सिंपल कंसंट्रेशन दोनों दे देगा, आपसे ई सेल पूछ लेगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेकंड वाले के लिए आपको एनोड का पीएच और कैथोड का पीएच इनकी हेल्प से निकलवाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में NaOH वाला करवाया था, एक तरफ NaOH दिया था, दूसरी तरफ H2SO4। आज कुछ और प्रॉब्लम हम लोग गैस आयन सेल के ऊपर देखते हैं, एडवांस लेवल के, है ना, कि थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम अगर बनाना चाहे तो कैसा प्रॉब्लम इसके ऊपर बना सकता है। तो चलिए, तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी अभी टॉपिक के ऊपर मैं ले रहा हूं, गैस आयन सेल के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो लास्ट क्लास में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। चीजों को थोड़ा लास्ट क्लास की चीजें रिवाइज करने में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं, है ना, लेकिन यह है कि हमें चीजें अच्छे से याद होती जाएंगी। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो सब हमें तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो थोड़ा हमारा लेक्चर का टाइम बढ़ सकता है, लेकिन चीजें हमें याद होती जाएंगी कम से कम। चलो, तो हम लोग इसी वाले पे है ना, गैस आयन सेल के ऊपर में थोड़े अच्छे लेवल के आज प्रॉब्लम करवाता हूं एक दो आपको। जैसे देखो, आपसे दे रहा है कैलकुलेट ई सेल of the given cell, of the given cell। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं और आगे मैं उसी से क्वेश्चन आपको करवाता हूं। देखिए, अच्छे क्वेश्चंस कैसे एडवांस लेवल के बन सकता है। सेल हमें दे देगा PtH2 CH3 COOH प्लस CH3 COONA। सपोज करो इसका कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.01 मोलर और इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1 मोलर। और चूंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका हमें K की भी वैल्यू गिवन होगा। K ऑफ CH3 COOH जो है वो गिवन है 10⁻⁵। ठीक है, तो ये आपका सेल इस तरीके से दिया। अब ये एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के प्रॉब्लम बन जाते हैं। डबल वर्टिकल लाइन इस साइड आपको दे रहा है CH3
COONA, और इसका सपोज करो आपको कंसंट्रेशन दे रहा है 0.001 मोलर। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन आपको 0.001 मोलर दे दिया, ऑब्लिक PtH2। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, आपको एग्जाम में इस तरीके से सेल बन के आ जाएगा और आपसे पूछ सकता है कि ये सेल को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब पहले तो इस सेल को पहचानो, ये सेल देख के क्या पता चल रहा है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला, जो वर्टिकल लाइन के डबल सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करा, सॉल्ट ब्रिज के इस साइड वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि PtH2 टर्मिनल पे है। और ये वाला भी देखो तो आपका कैसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है ये कैसा सेल हो गया, कंसंट्रेशन सेल। तो पहले तो आप ये पहचानो, दोनों तरफ सेम टाइप का दिया है सेल, ठीक है, और दोनों तरफ आपका प्रेशर, वहां भी 1 atm है, यहाँ भी प्रेशर 1 atm है, डिफरेंस कहाँ है, केवल कंसंट्रेशन में। तो इस तरीके का सेल हमारे लिए क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन सेल। तो अब इसको डील करने का तरीका क्या होगा, तो क्वेश्चन देखने में ही बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन करना काफी इजी है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें तो सीधा सीधा पता है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो हमें पता है ई सेल का फॉर्मूला हमारे पास अभी मैंने लिखा था 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। बस एक लाइन का ये फॉर्मूला है, हमें इसी फॉर्मूले को हम लगाते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बस मेरा काम क्या है, pH ऑफ एनोड निकालना और pH ऑफ कैथोड निकालना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गैस आयन वाला सेल जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना सकता है। तो अब आपको pH एनोड निकालना है, pH कैथोड, तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा यूज करा दिया उसने। पहले वाले सेल की बात करूं अगर मैं, इस सेल को देखो तो इस सेल में आपका क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है उसके अंदर क्या है, वीक एसिड है, और उसी का सॉल्ट है क्या, ये वीक एसिड और उसी का सॉल्ट है। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, इसको NaOH के साथ जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा ये सॉल्ट। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट मौजूद हो तो बेटा इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है हमारे लिए, एसिडिक बफर। ये कैसा हो गया, एसिडिक बफर। तो देखो अब आयनिक का यूज आ जाएगा, और ये आपका एसिडिक बफर हो गया। और अगर हमें पता हो गया, हाँ, तो देखो ये सॉल्यूशन वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो ये कैसा हो गया, एसिडिक बफर हो गया। और बेटा अगर आपने एक बार पहचान लिया एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर के pH निकालने का फॉर्मूला क्या है, pH ऑफ, ये जो pH मैं निकालूंगा यहाँ पे एसिडिक बफर का, ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एनोडिक है कि एनोड है कि कैथोड है, तो ये आपका एनोड वाला पोर्शन है। मतलब यहाँ से जो भी मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, pH ऑफ एनोड। और pH ऑफ एनोड का फॉर्मूला क्या है, एसिडिक बफर का pH निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, है ना, क्या फॉर्मूला था, pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम बन पाएगा। तो अब देखो K की वैल्यू 10⁻⁵ है, तो pK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस, pK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब क्या है हमारे पास, सोडियम एसिटेट कितना कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन एसिड, एसिड कितना दिया है बेटा, 0.01, तो इसका मतलब 0.1 अपॉन 0.01, तो इसको 1/100 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो log 10 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी ना, 1/100 होगा ना, 1/100 ऊपर जाएगा तो log 10 की वैल्यू 1। तो pH ऑफ एनोड कितना आ जाएगा आपका 6। तो देखो ये पोर्शन निकल गया। तो देखने में भले ही डरावना बड़ा सा लगेगा, करना इसी तरीके से होगा, सिंपल है ना, रिएक्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड वाला, ये वाला पोर्शन कैसा है बेटा हमारे लिए, कैथोड है। ये वाला पोर्शन कैसा है, कैथोड। ये वाला हमारे लिए क्या था, एनोड था, ये हमारा एनोड था। और ये वाला पोर्शन हमारे लिए क्या है, कैथोड है, कैथोड हाफ सेल। और कैथोड हाफ सेल में आप देखो तो क्या दिया है, सोडियम एसिटेट दिया है ना, सोडियम एसिटेट सॉल्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई मुझे दे दे, अगर कोई मुझे 0.001 मोलर सोडियम एसिटेट का पीएच पूछ ले, हम लोग किए हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि इस सॉल्ट का पीएच कैसे निकालोगे, तो ये सोडियम एसिटेट है, तो बेसिकली ये किसका सॉल्ट है बेटा, वीक एसिड आया स्ट्रॉन्ग बेस का। ये किससे मिलके बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट में सोडियम का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा, केवल
वीक एसिड का होगा और एसिडिक एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब इसमें एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन से H प्लस को लेता है, तो सॉल्यूशन कैसा बनाता है, बेसिक। वैसे भी जो डोमिनेटिंग पार्ट होता है वैसा ही सॉल्यूशन का नेचर होता है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट है और ये बेसिक होगा, तो बेसिक होगा तो पीएच ऑफ ये किसका देगा, हमें कैथोड का पीएच देगा। ये किसका पीएच देगा, कैथोड वाले पार्ट से कैथोड का पीएच निकलेगा। और अगर आपको पता हो कि बेसिक, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बेसिक सॉल्यूशन अगर बन रहा हो तो उसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग सी, ये फॉर्मूला होता था, है ना। तो ये सब फॉर्मूले याद रहेंगे तभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो पीएच ऑफ कैथोड के लिए वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा दो, फॉर्मूला डाल दो बस पीएच निकालने का, सब वैल्यूज आपको पता ही रहेगा। 1/2 पीकेडब्ल्यू की जगह पे कितना रखोगे, 14, वाटर के लिए हमेशा 14 ही लेना है। पीके की जगह पे कितना डालोगे, 5 प्लस लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻³ लिख सकते हैं इसे, तो कंसंट्रेशन है आपका 10⁻³ तो ये कितना हो जा रहा है बेटा, 1/2, 14 + 5 19 और ये -3 आ जाएगा, मतलब 16/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। पीएच ऑफ कैथोड कितना आ गया, 8। तो बस अब हमारा आंसर निकल जाएगा। हमसे क्या पूछा था, ई सेल निकालिए, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059। पीएच ऑफ एनोड की जगह पे कितना रखना है, 6 माइनस पीएच ऑफ कैथोड की जगह पे कितना, 8। तो इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.118 वोल्ट आ जाएगा और माइनस आ जाएगा ना, 6 - 2 है तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो ये तो हो गया, एडवांस लेवल के सवाल ऐसे ही रहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन देखो, आपको पूरा यूज करा दिया आयनिक का, यहाँ एसिडिक बफर से पीएच का फॉर्मूला, यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का यूज करके उस सॉल्ट की वजह से पीएच निकालना हमने सीखा था, उसकी वजह से पीएच कैसे निकलेगा, तो ये सब चीजें यूज करा दिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब इसमें सवाल ये भी पूछ सकता था, क्या ये सेल हमारे लिए काम करेगा, जो मैंने अभी सेल बनाया है क्या ये सेल हमारे लिए काम करेगा। तो इस सेल का ई सेल कैसा है, निगेटिव, मतलब हम लोग बोलेंगे दिस सेल विल नॉट वर्क, ये सेल काम करने वाला नहीं है, दिस सेल विल नॉट वर्क, ये सेल काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका ई सेल कैसा आ गया है, निगेटिव, और ई सेल निगेटिव होने का मतलब हो गया कि वो सेल काम करने वाला नहीं है। तो हमसे बोल सकता था, इसमें देखो क्वेश्चन ये पूछ सकता था क्या ये सेल काम करेगा, तो ये सेल काम नहीं करेगा। हमसे बोल सकता था असाइन करेक्ट पोलैरिटी, करेक्ट पोलैरिटी असाइन करने का मतलब कौन सी चीज पॉजिटिव टर्मिनल होगी, कौन सी नेगेटिव टर्मिनल। अभी हमारे लिए नेगेटिव टर्मिनल ये वाला पोर्शन है और पॉजिटिव टर्मिनल ये है। अगर हमने एक्सचेंज कर दिया, इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट इधर डाल देते और इसको उठा के इधर डाल देते, तब आपका इसका कितना आता वैल्यू, यहाँ पे 8 हो जाता और इसकी जगह पे कितना आ जाता, 6। तो बेटा 8 - 6 करते तो आंसर कैसा आता, पॉजिटिव आता। मतलब अगर आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया होता तो ये सेल काम करने लगता, समझे क्या। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे तो इस तरीके से बस डील करना है ना, तो ज्यादा टफ नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। चलो और एक सवाल और करते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। इनके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं गैस आयन सेल के ऊपर, क्योंकि गैस आयन सेल में आप देख रहे हैं कि किस लेवल तक क्वेश्चंस को ले जा सकता है वो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा सा प्रॉब्लम, देखो कैलकुलेट क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट अब इस बार दे रहा है, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, और सेल आपको दे रहा है पीटी H2 सिंगल वर्टिकल लाइन HA 0.1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन HCl 0.01 मोलर, ऑब्लिक PtH2। ये हमें सेल दिया है, हमें बोल रहा है इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल PtH2 HA, HA एक तरीके का एसिड दिया है, HCl 0.01 मोलर, PtH2 इज 0.118 वोल्ट, इज 0.118 वोल्ट। तो हमसे बोला है देन कैलकुलेट K ऑफ HA,
के हम लोग पढ़ चुके हैं ना, के ऑफ एच ए, यानी कि इक्विलिब्रियम में के देखा था। तो अब इसका के निकालना है, एच ए का के निकालना है। एच ए क्या है हमारे लिए, जिसका देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो के डिफाइंड ही नहीं होता, इसका मतलब एच ए एक तरीके का वीक एसिड है, और वीक एसिड का के निकालना हमें। तो पहले फिर से सेल को देखा जाए, तो ये सेल का पोर्शन कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इस साइड वाला भी क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और टर्मिनल पे Pth2 P2H2 दिखते ही ये पता चल गया कि एक ऐसा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि इसमें केवल कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जिसकी वजह से सेल काम करेगा। तो इसका ई नॉट सेल तो जीरो ही आएगा, और अपने पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है के ऑफ एच ए। के कैसे निकालेंगे, और के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या होता था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमें अल्फा जब तक नहीं मिलेगा तब तक के नहीं निकाल सकते। और अल्फा कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता था सी इंटू अल्फा, तो वहां से अल्फा निकालेंगे। तो कैसे अप्रोच लगाओगे, तो इस सेल के लिए बेटा अगर हम लोग ई सेल के फॉर्मूले को यूज करें, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या है, 0.059 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना, 0.059 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो इस फॉर्मूले को बस अप्लाई किया जाए, तो हमें ई सेल की वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल का पहले ये पता चल गया ना कि ये कंसंट्रेशन सेल है, हमें ये पता चल गया, तो बस हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सीधा ई सेल का। तो यहाँ पे डाल दो 0.118, ये हो गया ई सेल की जगह पे। इधर आएगा 0.059 पीएच ऑफ एनोड। एनोड वाला पोर्शन कौन सा है, पहला वाला पोर्शन किसका है, एनोड का है, ठीक है बेटा। और एनोड का हमें एच का 0.1 मोलर दिया है, तो क्या उसका पीएच बता सकते हो कितना होगा, है ना। तो वीक एसिड का पीएच तो डायरेक्ट देख के डिसाइड नहीं होता ना, तो इसका पीएच हम लोग बता नहीं सकते। ये पीएच हमारे लिए क्या है, यहाँ पे बेसिकली अननोन है, इसी पीएच की हेल्प से तो हम लोग निकालेंगे के की वैल्यू को। तो पीएच ऑफ एनोड क्या हो गया, अननोन, माइनस पीएच ऑफ कैथोड की बात करो, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है हमारे पास, कैथोड है, क्या है, कैथोड। और कैथोड में आपका कौन सी चीज दिया है, HCl। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl में वहां पे देखो HCl का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.01, 0.01, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू 0.01 होगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.1 मतलब 10⁻², तो pH इज इक्वल टू कितना, 2। तो इसका pH कितना है, 2 होगा, तो यहाँ पे pH 2 रख दिया। अब देखो जस्ट डेटा ऐसा ही देगा, सिंपल सा, ये इसका क्या है, 2 टाइम्स है ना। तो 2 इज इक्वल टू पीएच ऑफ आपका एनोड माइनस 2। तो यहां से पीएच ऑफ एनोड निकालो कि पीएच ऑफ एनोड कितना हो जाएगा, तो पीएच ऑफ एनोड आपका 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा पीएच ऑफ एनोड आ गया। और हमें पता है पीएच जो होता है, पीएच ही क्या होता है, क्या इसे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। pH अगर 4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया, 10⁻⁴। किसका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, एनोड वाले पार्ट का। ये H प्लस किसका है, HA से जो H प्लस आएगा, pH अगर 4 है तो H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। और किसका H होगा, वो HA से आया हुआ। और हमें पता है, मैंने वीक एसिड का बताया, किसी भी आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, C अल्फा। तो C अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर, C अल्फा। समझ पा रहे हो, याद है कि नहीं ये सब। देखो HA किस तरीके से तोड़ते थे हम लोग, H प्लस और A माइनस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C, तो ये खाली होता था, बाद में ये C माइनस C अल्फा, तो ये कितना C अल्फा, और ये कितना C अल्फा। तो बेटा K का फॉर्मूला क्या बनाते थे हम लोग, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये याद है, ये वाला पोर्शन ये हमने किया है पहले ही। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर, C अल्फा। और तो K का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि एक C से आपका कैंसिल आउट हो जाता था, ध्यान नहीं है। तो वही चीज करवा रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका कितना दिया है, C अल्फा, और C अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 10⁻⁴। तो यहां से C की वैल्यू तो हमें पता है, ये कंसंट्रेशन कितना दिया है एसिड का, ये कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1। तो यहाँ अगर हमने 0.1 रखा, तो 0.1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ये 0.1 का मतलब कितना होता है बेटा, 1/10। तो 1/10 उधर जाएगा तो कितना कर देगा, 10⁻³ अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि क्या 5% से कम है कि ज्यादा है। तो अल्फा 10⁻³ होने का मतलब कितने परसेंट है, 0.1%।
परसेंट में निकालना है तो क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻³ का मतलब कितने परसेंट, 0.1%, विच इज लेस देन 5%। तो हमें पता है के ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और चूंकि अल्फा जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 5%, दिख रहा है आपको, है ना, ये आप लेस देन 5% ही कर लो। अल्फा इज लेस देन क्या है 5%, 0.1% आया ना। तो अल्फा अगर लेस देन 5% होता था तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट कितना ले लिया जाता था बेटा, 1। तो 1 माइनस अल्फा को 1 रख दोगे तो देखो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सी अल्फा स्क्वायर। अब सी की जगह पे बस रख दो, सी की वैल्यू कितना दिया था 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁷। और 0.1 मतलब कितना होता है 1/10 ना, सही कर रहे हैं ना। सी अल्फा स्क्वायर सी की जगह पे कितना है 0.1, अल्फा की जगह पे 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो 10⁻⁷, नहीं 10⁻⁶, ये 10⁻⁶, और 0.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा 10⁻⁷। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, अल्फा कह रहा हूँ के की वैल्यू आ जाएगी। हमसे के ही पूछा था ना, के निकाली एच ए का। तो ये भी एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए तो आपको डील करना है ना। समझाने बताने में मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आसानी से आप डील करते हुए जा सकते हो। तो ये भी चीज हमारा देखो, आयनिक का काफी अच्छा यूज हो जाता है किसके अंदर, गैस आयन सेल के अंदर आयनिक का काफी अच्छा यूज कराता है। अब चलो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल था जिसके बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग लेते हैं बेटा सेकंड, अपने पास लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दो तरीके का कंसंट्रेशन सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता है और दूसरा वाला जो होता है वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता है। तो अब हम लोग सेकंड ले लेते हैं अपने पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सेकंड सेल जो है अपने पास सेकंड टाइप का जो होता है, इसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था, फर्स्ट हमने कौन सा डील किया, अभी हमने पहला देखा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल ये हमने कर लिया डिस्कस। इसमें दो तरीके से दिखाए मैंने, एक मेटल मेटल आयन वाला और एक गैस आयन वाला, और गैस आयन वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सेकंड सेल जो होता है वो हमारे लिए होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता था वो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता था। अब एक एनोड हाफ सेल लेते थे, एक तरफ कैथोड हाफ सेल लेते थे, दोनों तरफ के इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से हो रहा था। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन नहीं डिफरेंट रहता, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम होता है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे, है ना, कि इन दिस सेल concentration या इलेक्ट्रोड्स इन दिस सेल, इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, वाइल इनमें इलेक्ट्रोड जो होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होंगे, वाइल इलेक्ट्रोलाइट्स will be at same concentration, electrolytes will be at same concentration। इसमें इलेक्ट्रोड अलग कंसंट्रेशन पे होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे ना बेटा वो क्या रहेगा, सेम कंसंट्रेशन पे रहेगा। इसके ऊपर वाले में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C1 C2 होता था, इसमें इलेक्ट्रोड का ही कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। और नॉर्मली ये वाला जो सेल होता है ना, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं गैस आयन के लिए ही यूज करते हैं। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, नॉर्मली दिस सेल इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस सेल इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग कॉमनली बोलने के लिए बोल सकते हैं, ब्रैकेट में डाल लेते हैं गैस आयन सेल।
जनरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस आयन सेल के लिए ही आप इसको यूज करोगे। कौन सा? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें हम लोग वही ले लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपका होगा बेटा वो इस तरीके का रहेगा, Pt H2 H प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन H प्लस एक्वस Pt H2। ठीक है, ये आपका सेल होगा। अभी तक अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बनाना होगा तो यहाँ कंसंट्रेशन अलग और यहाँ कंसंट्रेशन अलग करते थे। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, उनमें प्रेशर सेम था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में, लेकिन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में प्रेशर डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपका प्रेशर अगर P1 एटीएम है बेटा, तो इस साइड का प्रेशर आपको P2 एटीएम मिलेगा, और इन दोनों का कंसंट्रेशन अब आपको सेम रहेगा। कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इलेक्ट्रोड्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी एट सेम कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन पे है, इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट कंसंट्रेशन पे है। और इलेक्ट्रोड का डिफरेंट कंसंट्रेशन से क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोड का डिफरेंट कंसंट्रेशन से क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रोड का डिफरेंट कंसंट्रेशन होने का मतलब ही हो गया, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसके? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड हैं, तो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में कंसंट्रेशन के लिए गैस के केस में क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो गैस के केस में कंसंट्रेशन का मीनिंग किससे होता है? पार्शियल प्रेशर से। तो यहाँ पे P1 प्रेशर रहेगा, यहाँ पे P2, जबकि इलेक्ट्रोलाइट वाले में प्रेशर क्या थे? सेम थे, यहाँ पे डिफरेंस था। तो आई होप कि डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है पिछले वाले सेल में और इसमें। पिछले में ये दोनों डिफरेंट थे, ये दोनों चीजें सेम थी। इलेक्ट्रोड वाले में यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग डील करें, इसकी डीलिंग अगर बात की जाए, तो इसके लिए देखो बेटा वही लिखेंगे हम लोग, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखो अगर, तो इसका एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो। कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी? H2 ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर? H प्लस के अंदर। तो H2 गैस विल बी ऑक्सीडाइज इनटू H प्लस। तो क्या करें इससे? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका नंबर का बढ़ना, है ना। तो ये आपको क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, उल्टा लिख रहा हूं मैं, H2 गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H2 आपका H प्लस में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया 0 से +1 में। ये फिक्स रिएक्शन है ना, मैंने बताया था हाइड्रोजन की रिएक्शंस तो क्या है? फिक्स है। ऑक्सीडेशन के लिए H2 का H प्लस में कन्वर्ट कराना। और सेकंड देखो तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करोगे तो उस पर क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। अच्छा, इस सेल का E नॉट सेल कितना होगा अगर इसका पूछा जाए तो? E नॉट सेल तो 0 ही होने वाला है। E नॉट सेल क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये भी 0 वो भी 0, और कंसंट्रेशन सेल का तो हमेशा E नॉट सेल 0 होता ही होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है इसका अगर मैं E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछूं तो कितना बोलोगे? 0 बोलोगे। सेकंड, कैथोड हाफ सेल पे रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने का मतलब H प्लस का H2 में कन्वर्ट होना, मतलब 2H प्लस एक्वस गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिडक्शन वाली रिएक्शन हो गई। और इस पे क्या डिफाइन करोगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू भी कितनी? 0। और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन में क्या क्या कैंसिल आउट होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। क्या इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? कंसंट्रेशन सेम है तो कट जाएगा। पीछे वाले में इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में मैंने इनको कैंसिल आउट नहीं किया था क्योंकि वहां कंसंट्रेशन डिफरेंट था। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे अब H2 गैस से H2 गैस कैंसिल आउट नहीं कर सकते। पिछले में कैंसिल आउट किए थे क्योंकि वहां सेम था। यहाँ यही दोनों तो डिफरेंस हैं, इन्हीं की वजह से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें हमारा H2 गैस किधर का? ये किसका है? एनोड वाला है। H2 गैस फ्रॉम एनोड, एनोड से विल बी कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। कहां से लेना है हमें ये वाला? कैथोड से। ठीक है, इस तरीके से। और E नॉट सेल तो कंप्लीट रिएक्शन का 0 आना ही आना है। E नॉट सेल कितना आ जाएगा? 0। दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही होने वाला है। तो अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए इस पे, बस सिंपली नस्ट इक्वेशन लगाओ। क्या लिखोगे? नस्ट इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 by n log concentration of
कंसंट्रेशन बोला हूं, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, प्रेशर। गैस के केस में क्या लेते हैं, प्रेशर। तो ऊपर आएगा प्रेशर ऑफ H2 गैस, लेकिन कहाँ का, ये कैथोड वाला, कैथोड वाला ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट, और नीचे रिएक्टेंट, मतलब प्रेशर ऑफ H2 गैस, लेकिन अब ये कहां से आएगा आपका, एनोड से, एनोड टर्मिनल का, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ई नॉट सेल की तो वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो हो जाएगी। इस सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आपके लिए ई सेल का फॉर्मूला देखो बेटा क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 बाई एन की जगह पे, खैर यहाँ पे 2 है, लेकिन हम लोग जनरल तरीके से लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ भी 2 ही लिख देता हूँ। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड, तो कैथोड पे प्रेशर कितना माना हमने, P2 माना है, ठीक है। तो ऊपर P2 और नीचे प्रेशर एट एनोड हमने कितना माना है, P1, तो P2 अपॉन क्या आ जाएगा, P1। तो ये हो जाएगा। और आपको अगर इन जनरल लिखना हो कभी, तो इन जनरल क्या लिख दोगे इस फॉर्मूले को, इन जनरल आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, जैसे वहां पे निकाला था हमने इलेक्ट्रोलाइट वाले में, उसी तरीके से निकाल लेते हैं, 0.059 बाई एन लॉग, ऊपर देखो प्रेशर कहां से आ रहा है, कैथोड का, नीचे प्रेशर एनोड का, तो ऊपर प्रेशर कैथोड का ले लेंगे हम लोग, जो भी कैथोड पे रहेगा, नीचे प्रेशर एनोड पे ले लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल से लिंक कराऊं अगर, तो फॉर्मूला यही आया था सेम, लेकिन फर्क क्या था, लॉग ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड था, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। यहाँ पे प्रेशर कैथोड ऊपर होता है, प्रेशर ऑफ एनोड आपका नीचे होता है। तो ये आपके लिए जनरल फॉर्मूला बन गया। हमसे ये पूछ सकता है, हमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये प्रेशर दिया होगा, ये प्रेशर दिया होगा, ई सेल पूछ लेगा, तो निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीके का जो क्वेश्चन पूछेगा कि ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल को पॉजिटिव होना चाहिए, और ई सेल पॉजिटिव तभी होगा, यहाँ पे देखो माइनस है पहले से, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी लॉग निगेटिव वैल्यू देगा, मतलब P2 बाई P1 का रेशियो क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, above cell reaction will be spontaneous, या जो भी लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हो, above cell reaction will be spontaneous, above cell reaction will be spontaneous बोले, या above cell will work, above cell will work, तो दोनों की एक ही बात है, above cell will work। ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, अबव सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, या सेल अबव सेल विल वर्क, ये तभी काम करेगा जब आपका ई सेल कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। और ई सेल ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये जो रेशियो है शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, लॉग के अंदर की क्वांटिटी, जैसे हमने कल किया था, P2 बाई P1 शुड बी लेस देन 1, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P2 शुड बी लेस देन P1। मतलब आंसर फाइनली अगर पूछा जाए तो क्या समझ में आया, प्रेशर ऑफ कैथोड शुड बी लेस देन प्रेशर ऑफ एनोड। अगर इस सेल को काम कराना है आपको, तो प्रेशर ऑफ कैथोड जो होना चाहिए वो एनोड के प्रेशर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस सेल की भी डीलिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। तो आज थोड़ा मैं एनर्जी लेस फील कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाने में, है ना, इतना नहीं लग पाया ताकत मुझसे, तो खैर हमने समझ लिया है दोनों तरीके का, आज मैंने कंसंट्रेशन सेल आपको कंप्लीट करा दिया है। ये ध्यान रखिएगा, सेल रिएक्शन पूछे स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका यही है ना, कि प्रेशर ऑफ कैथोड शुड बी लेस देन प्रेशर ऑफ एनोड। और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या आया था, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड शुड बी लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड था, उस बात का भी ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एडवांस लेवल के कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रोकते हैं, इतना हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल देखेंगे, कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जैसे वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, आपका डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी रिएक्शन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते ही हैं, है ना।
तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे चीज़ें। थैंक यू सो मच।